आज हम लोग मूल विधि के अंतर्गत एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगामी होने वाले दरोगा परीक्षा में मेरी समझ में इससे एक क्वेश्चन तो निश्चित आएगा। वो टॉपिक है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसे हम SC/ST एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्या इससे संबंधित कोई अधिनियम इससे पहले भी पारित हुआ है? तो इस संदर्भ में हम थोड़ा सा इतिहास इसका देख लेंगे। बहुत अगर पीछे इतिहास में चले जाएंगे तो आपको पता होगा कि हमारे जो सोशल सिस्टम रहा उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत ये रही है जिसे हम कहते हैं कि अनटचेबिलिटी की बात को लेकर अगर हम बात करें, SC की अगर हम बात करें, अनुसूचित जाति, या दूसरे शब्दों में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के नज़रिए से देखें तो संपूर्ण समाज को 4 वर्णों में बांटा गया और जो चौथे पायदान पर जिस तबके को, जिस वर्ग को रखा गया, जिसे हम शूद्र कहते हैं, दलित कहते हैं, ये उससे संबंधित प्रावधानों की बात है। हमारे समाज में अत्यंत बेहूदी व्यवस्था, मेरी विचारधारा जो कि सबके पैदा होने की प्रक्रिया एक है, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में अछूत पैदा हो जाता है, ऐसी व्यवस्था पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं होगी। तो दिक्कत है हमारे सोशल सिस्टम में। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने जब संविधान को बनाया तो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल अगर हम कहें तो वो अनुच्छेद 17 था, जिसे मौलिक अधिकारों में स्थान दिया गया। अनुच्छेद 17 जो है वह एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। बहुत कुछ कहा जा सकता समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इस विषय पर, परंतु एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु है मैं उसकी बात कर रहा हूं। यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि आर्टिकल 17 किससे संबंधित है, तो आप टिक लगाएंगे। अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की जो बात है वो आर्टिकल 17 में है। और आर्टिकल 17 किस में आता है बच्चों? मौलिक अधिकारों में आता है, अर्थात फंडामेंटल राइट्स में आता है। जब हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, जिसमें 14 से लेकर 18 तक बात की गई है समानता की, इक्वलिटी की बात की गई है। और इसी के मध्य जो आर्टिकल 17 है जो कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाए और सभी लोग समान हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि कोई एक ऐसा तबका है जो छूने योग्य नहीं है। इसीलिए गांधी जी ने इस विशेष वर्ग के लिए जो शब्द प्रयोग किया था उसे कहा था हरिजन। हरि ईश्वर, जन लोग, सभी ईश्वर के लोग हैं। अर्थात इस प्रकार का कोई भी विभाजन या बंटवारा नहीं है कि कोई एक ऐसा तबका है जो अछूत हो। अब इसी अनुच्छेद को दृष्टिगत रखते हुए पहला जो अधिनियम पारित हुआ वो 1955 में पारित हुआ, जिसे हम कहते हैं अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ है? 1955 में। 1 जून 1955 से यह प्रभावी होता है, जिसका नाम है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। तो दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों, पहला ये। दूसरा जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है
कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ, तो हम टिक लगाते 1955 में, और 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम भी पारित हुआ था। एक जानकारी के लिए बता रहा हूं। अब हम आगे चलते हैं और तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस तरह से बनता है, बात को समझते हुए कि आप शब्द पे अगर जाएं तो अस्पृश्यता, एक तरफ तो हम इस बात को सिद्ध कर रहे हैं भारतीय संविधान निर्माता कि इस तरह की कोई भी चीज नहीं है, इसीलिए ये शब्द भी बड़ा अटपटा सा लगता है। इसी कारण 1976 में इस अधिनियम का, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नाम 1976 में क्या हो गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो इस तरह से हम 1976 तक जो पुराना इतिहास था उसकी बात करी हमने, आर्टिकल 17 की बात करी, अधिनियम 1955 की बात करी, और समान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात की। और इन सब के बाद कानून जो पारित होता है वो 1989 में पारित होता है, जो हमारे उप निरीक्षक दरोगा परीक्षा का टॉपिक है, सिलेबस में है। यहां पर इस बात को हम अच्छे से कह सकते हैं कि अनेक सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के उपरांत भी इस वर्ग की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा था, अर्थात एक कठोर कानून की आवश्यकता पड़ती है, और भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम पारित किया जाता है जिसे हम SC/ST एक्ट कहते हैं। तो ये अधिनियम पारित कब होता है? 11 सितंबर 1989 को अधिनियमित होता है, और 30 जनवरी 1990 को यह अधिनियम लागू होता है। चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखेंगे, ये आता है अधिनियमित होने वाला, है ना, और लागू को भी हम बात कर लेते हैं। अब अगर अगला क्वेश्चन जो बनता है कि इस अधिनियम में कितनी धाराओं का वर्णन किया गया है, तो इस अधिनियम में 23 धाराएं हैं। अब हम महत्वपूर्ण धाराओं की बात करेंगे, क्योंकि इस एग्जाम में अगर हम PCSJ से संबंधित कोई एग्जाम देते हैं तो वहां धाराओं पर विशेष रूप से नजर रखनी पड़ती है। परंतु दरोगा परीक्षा की जितने भी विगत वर्षों के प्रश्न हैं, अगर उनका विश्लेषण किया जाए तो अधिनियम से संबंधित जो बातें हैं मुख्य, उनको जरूरी है ध्यान में रखना, और वो अधिनियम कब अधिनियमित होता है ये जरूरी है। धाराएं याद नहीं करनी हमको, इसलिए मैं सारी धाराओं की चर्चा नहीं करता हूं, उन धाराओं की चर्चा करता हूं जिसमें संबंधित जो लिखा है, जो बात है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो जितने भी मूल विधि से संबंधित जितनी भी अधिनियम है, तो पहला जो धारा होती सब में एक जैसा है, सिंपल सा है कि उसके विस्तार और क्षेत्र की बात करता है। सेकंड जो होता है उसमें डेफिनेशन का बात किया जाता है, परिभाषा का, तो छोटा छोटा सा शब्द होता है उसकी परिभाषा की बात करता है। यहाँ पे सारे शब्दों की परिभाषा नहीं करनी, जैसे कि साक्षी कौन है, पीड़ित कौन है, आश्रित कौन है, परंतु यहाँ पे हमें ये बात जरूरी करनी है कि SC/ST कौन है, किसको कहा जाएगा। धारा 2 जो है वो संबंधित किससे होता है? परिभाषाओं से। तो समझ लें, लिख लें कि धारा 2 संबंधित होता है
परिभाषाओं से, है ना, जो संबंधित जो पद जो शब्द है उनकी परिभाषा दी जाती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कर रहा हूं, जो भारतीय संविधान का क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे पहली नजर में कि SC/ST की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो हम बोलेंगे SC/ST की परिभाषा कहीं नहीं दी गई। कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं जिसमें परिभाषा दी गई। ये अच्छे से समझिए। परिभाषा का मतलब है कि हम उस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। कि आपसे पूछा गया SC कौन है, तो आप क्या बताएंगे? SC वो लोग। क्या वो लोग? क्या कहना चाहते हैं आप? वो लोग मतलब उनकी विशेषता कुछ बताएंगे। एक तरफ तो संविधान निर्माता है, संविधान को बनाने के बाद एक सामाजिक न्याय लाने की बात कर रहे हैं, समाज में समानता की बात कर रहे हैं। उसके बावजूद हम लिखने जा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, अर्थात परिभाषा नहीं दी गई है। अब बच्चे कहेंगे तो सर आर्टिकल 341 क्या है, 342 क्या है? तो वहां पे लिखा है कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि कोई एक ऐसा तबका या ऐसा वर्ग है जो राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल नहीं है, तो उसकी बेहतरी के लिए कुछ प्रावधान किया जाए। कहने का अंदाज अलग है। तो इसी तरह से जब बात आएगी आर्टिकल और परिभाषा के संदर्भ में, तो दो आर्टिकल की हम यहां पर बात करेंगे। आर्टिकल 341 संबंधित है SC से और आर्टिकल 342 संबंधित है ST से। तो ये अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ जाता है ना। और यदि परिभाषा शब्द लिखा है एग्जाम में और 4 ऑप्शन है, तो हमारी मजबूरी है कि हमें इन आर्टिकल पे टिक लगाना पड़ेगा। परंतु एक जानकारी के लिए किसी तरह से कोई क्वेश्चन बनता है या बात होती है, तो हम कहेंगे संविधान में SC/ST का परिभाषा नहीं दिया गया। फिलहाल यहां पर हम बात करते धारा जो 2 है, वो किससे संबंधित है? परिभाषाओं से। अब हम आगे आते हैं और अब बात करेंगे हम धारा 3 का। धारा 3 किससे संबंधित है? धारा 3 जो है वो अत्याचार के अपराधों के दंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? दंड से संबंधित है। और इसके साथ साथ उसने ये बात करी है कि दंड मिलेगा तो कब दंड मिलेगा, किस कंडीशन में दंड मिलेगा, ये बात करता है धारा 3। एक और बात यहां पे याद कर लें कि SC/ST एक्ट बच्चों उसी पे लगेगा जो SC/ST वर्ग का नहीं है। SC/ST से बाहर का कोई व्यक्ति अगर इस तरह का अपराध करता है, छुआछूत की बात करता है, या कोई उनके साथ जो भी अपना व्यवहार करता है, वो व्यक्ति कौन होगा? यदि वो SC/ST तबके से बाहर का होगा, इस वर्ग से बाहर का होगा, उस पे ये एक्ट लगेगा अत्याचार का, दंड का। अब धारा 3 में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। उसमें का, खा, गा, घा करके जो भी लिखा है, कुल मिला के कोई भी ऐसा व्यक्ति जो SC/ST तबके का नहीं है, वो इस तबके से, इस वर्ग से संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत व्यवहार, जैसे उसको घृणाजनक पदार्थ खाने के लिए मजबूर करना, उसके परिसर में, कैंपस में मलमूत्र कर देना, या उसको बलपूर्वक नंगा करके घुमाना। गांव में बहुत बार इस तरह की आप खबरें न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि सिर मुड़वा दिया, नंगा करके घुमा दिया, उनको अपमानजनक, उनके अपमान को ठेस पहुंचाना किसी भी रूप में, बहुत ही गंदे रूप में इस तरह की कोई व्यवहार करते हैं। बंधुआ मजदूर बना लेना उनको, है ना, उनसे बेगारी करवाना, इस तरह सा कोई काम नजर में आता है तो मिनिमम 6 मंथ का जेल होगा, मिनिमम 6 मंथ का जेल, और मैक्सिमम बच्चों 5 इयर्स। ये ईयर्स है एंड ये मंथ है, 6 मंथ
मैक्सिमम 5 ईयर का क्या होगा, आपको कारावास होगा और दंड भी लग जाएगा, दोनों हो जाएगा। अब आगे का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इसी धारा 3 में कुछ पार्ट और जोड़े गए जो पिछले एग्जाम दरोगा का जो रहा उसमें इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है। यहां पे एक बात आप लिखेंगे कि 2015 में, यहां पे एक बात लिखेंगे कि इस अधिनियम, जो ये अधिनियम है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो है, इसमें 2015 में संशोधन किया गया है ना। 2015 में संशोधन किया गया, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम कब आता है, 2015 में आता है। समझ जाइए क्या लिख रहा है, 1989 कब लिखेंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, और इसी में आ जाए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम, तब हम कहेंगे कब अधिनियमित होता है, पारित होता है 2015 में और लागू होता है 26 जनवरी 2016 में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसी सीरीज में जो एग्जाम में आएगा 1 2 3 4 जो बता रहा था, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है, संशोधन आ जाएगा यहां पे। अब साहब क्या हुआ है संशोधन 2015 में कि जो धारा 3 थी उसमें कुछ बातें जोड़ी गई हैं। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, लिख लें आप, पेन कॉपी अगर लेके बैठे तो लिख लें। लिखें, इस अधिनियम संशोधन अधिनियम के तहत धारा 3 में जोड़ा गया, नंबर 1, किसी मंदिर के लिए एक देवदासी के रूप में SC/ST की महिलाओं को समर्पित करने की प्रथा नंबर 2, SC/ST द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का प्रयोग सार्वजनिक पूजा के लिए किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है और शिक्षा व स्वास्थ्य संस्था में प्रवेश निषेध। समझ रहे? नंबर 1 कहता है कि किसी भी रूप में देवदासी की तरह समर्पित कर देना, और नंबर 2 कहता है जो मैंने बोला है, अगर कुछ ऐसी कंडीशन है तब क्या होगा, दंड का प्रावधान है इसमें जो 7 वर्ष तक चला जाएगा। इसके साथ ही साथ 2 पॉइंट और देख लें आप, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम कितना दंड है, मैक्सिमम कितना है। अभी तक हम 5 और 7 की बात करते, परंतु हकीकत में मिनिमम जो है जो 6 मंथ है, मंथ की बात 6 मंथ है, और जो मैक्सिमम जो है वो मृत्यु दंड तक है। तो मृत्यु दंड की बात कब आएगी कि जब SC/ST व्यक्ति के लिए कोई गैर बाहरी व्यक्ति ऐसा साक्ष्य गढ़ दे, ऐसा सबूत, ऐसा साक्ष्य कहा जाएगा जो मिथ्या साक्ष्य है ना, झूठा साक्ष्य गढ़ देगा, और उस व्यक्ति को अगर मृत्युदंड जैसी स्थिति में पहुंच जाएगा तब आजीवन कारावास, और यदि मिथ्या साक्ष्यों को गढ़ने के कारण उस व्यक्ति को, कोई बाहरी व्यक्ति ने मिथ्या साक्ष्य, झूठे साक्ष्य करके SC/ST को
उनके साथ गड़बड़ कर दिया और उसको मृत्यु दंड मिल जाता है, तब उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो यहां पर बेसिक क्वेश्चन ये दिखाना है हमको कि मैक्सिमम क्या है, मृत्यु दंड। जो अगला क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम सजा दंड क्या है, हम कहेंगे 6 माह, और मैक्सिमम दंड क्या है, मृत्यु दंड। इसके साथ जो पहले वाली बातें हमने कही हैं कि उनके साथ घृणित पदार्थ खिला देना, उनके साथ परिसर में मल मूत्र कर देना, उनके साथ जो सम्मान को ठेस के जो शब्द बताए हैं मैंने, वो तो पहली बात है। परंतु जो बाद में 2 बातें जोड़ी गई वो एग्जाम में आ चुका है कि क्या रहा है उसके साथ जो जोड़ा गया, वो देवदासी का, और वो सार्वजनिक जगह यहाँ पे सब लोग पूजा करने जा सकते, परंतु इनको इन संबंधित लोगों को रोक दिया जाए। ये बात है। अब अगली धारा से को बताने से पहले मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि ये अधिनियम महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों आ सकता है। क्योंकि इस अधिनियम से संबंधित बहुत सारी चर्चा देश में 2018-19 में रही। हुआ क्या कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया। वो केस कौन सा था, लिख लें कि 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट का एक केस आता है, एक निर्णय आता है। वो केस का नाम है सुभाष काशीनाथ। इस केस को जान लीजिए एग्जाम के लिए, सुभाष काशीनाथ वर्सेस महाराष्ट्र सरकार, बनाम महाराष्ट्र सरकार। और इस केस में क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्योंकि एक और बात रही है इस अधिनियम से संबंधित कि बहुत गलत फायदा भी लोगों ने इस अधिनियम का उठाया है। बहुत बार गांव स्तर पे आप देख सकते हैं कि SC/ST एक्ट लगवा देंगे। कुछ लोग इस तरह का मिसयूज करते हैं, कुछ स्वर्ण जाति के लोग किसी अपने बदले की भावना से भी इस तरह का प्रयोग करते हैं इस अधिनियम का। तो ये बड़ी समस्या थी और इसी अधिनियम के चलते एक सही बंदे के साथ, व्यक्ति के साथ उसके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाता है। परंतु बाद की जांच में क्या होता, काशीनाथ के साथ ही, और बाद की जांच में पता चलता है कि उसके ऊपर गलत तरीके से उसे फंसाया था। और इस अधिनियम की जो अभी धाराएं आगे मैं बात करूंगा उसकी उसी वही बात यहाँ पे बता रहा हूं मैं, क्यों महत्वपूर्ण क्यों आ सकता है, ये कारण है। ये तो क्वेश्चन भी आ सकता है। 20 मार्च 2018 की बात है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था कि उन्होंने कहा था कि ना ही तुरंत FIR होगी, मतलब इस मामले में बिना जांच के। क्या हुआ था कि इस जांच में पहले क्या होता था कि तुरंत FIR होती थी और तत्काल गिरफ्तारी होती थी। ये इसमें रूल था कि तुरंत FIR होगी, गैर जमानती है, और FIR और तत्काल गिरफ्तारी हो जाएगी। इसीलिए SC/ST जब एक्ट लगता है तो काशीनाथ के साथ ऐसा ही हुआ। तो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तत्काल ना ही FIR होगी और ना ही गिरफ्तारी होगी। 7 डेज के अंदर CO रेंज का जो स्तर का डिप्टी SP, सर्कल ऑफिसर स्तर का जो अधिकारी, वो जांच करेगा और फिर रिपोर्ट लगाई जाएगी, फिर अगली कार्रवाई होगी। तो एक बहुत बड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, परंतु संपूर्ण भारत में इसकी बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया हुई और लोग रोड पे आ गए और कहा गया कि इस तरह से हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। SC/ST तबके से संबंधित लोगों ने कहा कि अधिकारों का हनन हो रहा है और फिर बहुत सारा अत्याचार हम पर होगा। तब सुप्रीम कोर्ट को इस पूरा जो भयानक रूप ले लिया पूरे देश में। तब 3 जजों की बेंच बैठती है और फिर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 1 अक्टूबर 2019 को 1 अक्टूबर 2019 को क्या करते हैं, इसको वापस ले लेते हैं, अपने दिए हुए केस को वापस ले लेते हैं। तो क्लियर था इसके अंदर, आप समझ गए कि क्या था कि तुरंत FIR होती थी और तुरंत गिरफ्तारी हो जाती थी।
परंतु फिर उसको हटाया और सेम फिर वही कंडीशन में आ गए, है ना। विधिवत रूप से वो कानून फिर वैसे ही चलने लगा। अब हम धारा 4 की बात करेंगे कि धारा 4 किससे संबंधित है। धारा 4 जो है वो बात करता है, आप यहाँ पे महत्वपूर्ण धारा आप सुन सकते हैं। धारा 4 जो है वो लोक सेवकों के कर्तव्यों से संबंधित बात करता है। लोक सेवकों के कर्तव्यों से संबंधित बात करता है। अर्थात यदि कोई लोक सेवक, सिंपली आप समझ सकते हैं कि थाने में बात जाती है और एसओ साहब जो है, यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों में कमी करता है, उसको दरकिनार करता, अगर ध्यान नहीं देता है, जानबूझकर उसकी उपेक्षा करता, पालन नहीं करता है, या एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि कोई एससी एसटी वर्ग से कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेके आता है और इत्तेफाक से उस थाने का जो एसओ है वो जाति से बाहर, मतलब दूसरी मतलब एससी एसटी उस वर्ग से नहीं है, और हो सकता है किसी विशेष जाति से हो, और ये समस्या जो केस है वो इसी तरह से उससे मिलती जुलती कोई ऐसी जाति से है, मतलब वो इग्नोर कर दे, ना लिखे। इत्तेफाक से मैं हूँ, मैं अपनी एक खास चोपड़ा जाति से हूँ, और कोई किसी चोपड़ा के लिए लिखाने के लिए आता है, SC ST एक्ट इसने मुझे दुखी किया है और मेरे साथ गलत व्यवहार किया है और मैं ऐसे हूँ, तो मैंने अपने ही जाति के व्यक्ति को बचाने के लिए इसकी रिपोर्ट को नहीं लिखा, इसको थोड़ा सा डांट फटकार दिया। तो इस कंडीशन में अगर कोई बात खुलती है तो उस लोक सेवक को भी क्या होगा, 6 माह से 1 वर्ष का कारावास हो जाएगा। इसलिए आप समझ सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ये अधिनियम है और बहुत सेंसिटिव है, इसको बड़ा ध्यान से लेना है। आप लोग जब अपनी पद पे जाएं सिलेक्शन के बाद, तो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें। इसके साथ बहुत सारी धाराएं, मैंने कहा खास धारा जहाँ से क्वेश्चन बनता है। हम धारा 14 की बात करेंगे। नेक्स्ट है धारा 14। तो धारा 14 जो है, धारा 14 जो विशेष न्यायालय की बात करता है। हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में समझने के लिए कि फास्ट ट्रैक अदालत कि राज्य सरकार हाई कोर्ट की सहमति से ऐसे मामलों को निपटाने के लिए अलग से न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है कि जल्दी से इन ऐसे केसों को निपटाया जाए और निर्णय आए, इस पे जो केस पे निर्णय आ जाए। इसलिए अलग से अदालतें जो हैं बनाई जाती हैं, बना सकते हैं। इसका प्रावधान आर्टिकल 14 में दिया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या बात करता है, सॉरी धारा की बात करेंगे। आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बोलेंगे, यहाँ धारा समझ जाएगा। कहीं अगर गलती से मैं बोल दिया हूँ आर्टिकल, तो समझ जाएगा मैं यहाँ धारा की बात कर रहा हूँ, है ना। आर्टिकल 341 और 342 मैंने बोला है, और आर्टिकल 17 बोला है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342 ये मैंने बोला है, और सब हम धारा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। धारा 18 क्या कहता है, पहले एक बात यहां पे समझ लें। आईपीसी और सीआरपीसी हम पढ़ाएंगे, और उसमें क्या है, जैसे एक सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी 438 संबंधित है अग्रिम जमानत से, है ना। ये बात याद रखेंगे, अलग से भी क्वेश्चन आईपीसी सीआरपीसी का जाता है। तो सीआरपीसी 438 सीआरपीसी 438 किससे संबंधित है, अग्रिम जमानत से। अब धारा 18 क्या कहता है कि सीआरपीसी 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत इस केस में नहीं मिलेगी जो अपराध का अभियुक्त है। क्लियर है, यहां बड़ा क्लियर हो गया कि आपको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, है ना, गैर जमानती जो होते हैं, परंतु उसमें आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, परंतु कोई
व्यक्ति जो SC/ST अधिनियम के तहत अभियुक्त हुआ है, अपराधी हुआ है, उसको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। इसलिए आर्टिकल 18 अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि काशीनाथ वाले केस में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब उन्होंने आर्टिकल 18(2) में कह दिया था कि अग्रिम जमानत मिल सकती है। पर जब 2019 में केस वापस लिया गया तो फिर ये बात भी खत्म हो गई और फिर सेम हम वहीं पे आ गए जो 18 कह रहा कि अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती है। तो आप इसलिए महत्वपूर्ण है ना, इस पे चर्चा हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अग्रिम जमानत मिल सकती है, तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, तुरंत FIR नहीं होगा, पर बाद में सारी चीज़ें सेम हो गया। जो बेंच का फैसला आया 2019 में और कहा कि नहीं, जो है वो ही चलेगा। और अभी ज़रूरत है, हमारे समाज में इस तरह का बहुत भेदभाव है। अगला जो आर्टिकल 23 है, सॉरी धारा 23 जो है, कहता है कि केंद्र सरकार को अधिनियम बनाने की शक्ति है। मतलब SC/ST एक्ट से संबंधित कोई और अधिनियम या कुछ भी बनाना हो, कोई संशोधन करना हो, तो ये सारी पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, केंद्र के हाथ में। तो फिलहाल स्टूडेंट जो टोटल धाराएं थी जो मैंने अभी बात किया 23 थी। हमने मुख्य धाराओं की यहाँ पर हमने बात कर ली है, परंतु कुछ और क्वेश्चन जो इससे संबंधित है मैं बता दूं, जो हमारे संविधान में भी आ सकते हैं। जैसे कि 2 अनुच्छेद, यहाँ मैं अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ, दो अनुच्छेद जो हैं, है ना, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338A क्या बात करता है? ये बात करता है कि राष्ट्रपति आयोग बना सकता है। किससे संबंधित? SC से संबंधित आयोग के गठन की बात अनुच्छेद 338 में की गई है। ST से संबंधित आयोग की गठन की बात 338A में करी गई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 2 अनुच्छेद और आप याद कर लेंगे जिससे क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। अनुच्छेद 330 बात करता है आरक्षण की। कहां पर? लोकसभा में SC/ST वर्ग के आरक्षण की बात किसमें करी गई है? आर्टिकल 330 में। और आर्टिकल 332 में राज्य की विधान सभाओं में SC/ST वर्ग के आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, जो कहते हैं ना सीटों के रिजर्वेशन की बात करते हैं ना, कितनी सीट SC/ST का रिजर्व है। यदि लोकसभा मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स के रिजर्वेशन का बात होता है आर्टिकल 330 में, और लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर स्टेट पर हम MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA का बात करेंगे तो उनके सीट का रिजर्वेशन का जो बात करते हैं वो किस में करते हैं? 332 में। तथा इस समय देखें ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, आर्टिकल 243D ये आरक्षण की बात करता है ग्राम पंचायतों में। ग्राम पंचायतों के इलेक्शन में आप कहते हैं ना सीटें आरक्षित हैं SC/ST के लिए, तो कौन सा आर्टिकल बात करता है? 243D जो है वो ग्राम पंचायतों में आरक्षण की बात करता है। तो इस प्रकार बच्चों आप मूल विधि का एक महत्वपूर्ण टॉपिक SC/ST एक्ट था। मैंने बहुत ही कम शब्दों में, बहुत बड़ा वास्ट है इस पे अगर बात की जाए, परंतु आपके एग्जाम की दृष्टि से सीधे सीधे महत्वपूर्ण जो बिंदु थे मैंने उसकी चर्चा कर दी है। और हमारा कोर्स जो है ऑनलाइन लाइव क्लासेस पूरी तरह से दरोगा की, TET की, सुपर TET की
और पेट के लिए चलती हैं। अगर आपको पूरा कोर्स करना है लाइव, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना, और फिर कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे।